आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र। मैं हूं हर्षिता सावंत। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। निफ्टी में निचले स्तरों से दिखी रिकवरी। निफ्टी करीब 150 अंक सुधर कर 15,600 के करीब लौटा, लेकिन निफ्टी बैंक में दबाव कायम। अब भी 350 पॉइंट नीचे। मिड कैप इंडेक्स में सबसे ज्यादा बिकवाली। मेटल शेयरों पर दिखा सबसे ज्यादा दबाव। इंडेक्स करीब 3% फिसलकर 1.5 महीने के निचले स्तर पर। आज वेदांत, जेएसपीएल, सेल में 4 से 5% का नुकसान। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मेटल्स में बिकवाली का दिखा असर। और सरकारी बैंकों में भी बिकवाली हावी। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 1 महीने के निचले स्तर पर। दिग्गज एसबीआई में आज सबसे ज्यादा कमजोरी। वहीं कार्लाइल ने एसबीआई कार्ड में बेचे 5.97 करोड़ शेयर। 987 से 1004 के बीच हुए बड़े सौदे। ब्लॉक डील के बाद स्टॉक आज 5% नीचे। और रुपए में कमजोरी और गहराई। डॉलर के मुकाबले 1.5 महीने के लोज पर पहुंचा। डॉलर इंडेक्स में मजबूती, वहीं इक्विटी में बिकवाली से बना दबाव। और बाजार के एक्शन पर नजरें रहेंगी, क्योंकि आज का दिन बिकवाली वाला है। निचले लेवल से रिकवरी जरूर आई है, लेकिन मूड अभी भी दबाव वाला। एडवांस डिक्लाइन रेशो यही स्थिति आपको दिखा रहा है, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। सुबह में खासतौर से 11 बजे के आसपास 1:9 के आसपास का रेशो था। इस समय 1:5 के करीब आंकड़ा है, यानी कि 2000 गिरने वाले शेयर, उसके सामने सिर्फ 432 है, जहां पर बढ़त देखने को मिल रही है। चाहे वो निफ्टी बैंक हो, आपका मिड कैप इंडेक्स हो, स्मॉल कैप इंडेक्स हो, बिकवाली चौतरफा है। ऐसा कोई एक इंडेक्स नहीं है जहां पर 1% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली हो। कुछ इंडाइसेस हैं, सेक्टोरल इंडाइसेस, जो पॉजिटिव टेरिटरी में हैं, लेकिन बहुत नाम की बढ़त देखने को मिल रही है। तो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं वो तमाम हाइलाइट्स जो इस समय बाजार में आपको एक असली पिक्चर दिखाएंगे। आज दिन का लो था 15,450, वहां से निफ्टी सुधरा है। हम फिर 15,600 के करीब आ चुके हैं। निफ्टी बैंक लेकिन अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। करीब करीब 400 पॉइंट तक का नुकसान मेरी स्क्रीन पर अब भी कायम है। वहीं आप देखिए मिड कैप इंडेक्स में दबाव ज्यादा है। अब 450 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान फिर देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर आप देखें, मेटल हो, पावर हो, सरकारी बैंक हो, ये बिकवाली के गिरफ्त में आए हैं। और मिड कैप्स में एनबीएफसी और पीएसयू शेयरों में सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। तो प्रेशर तो डेफिनेटली है। और गाबा साहब कह रहे थे कि देखिए पोजीशन थोड़ी सी अनवाइंड होती हुई दिखाई देंगी। एक चीज आप ध्यान में रखिए कि विदेशी बाजारों में दरअसल मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। कल हमने डाउ के लेवल्स देखे ही थे, जहां पर बिकवाली का दबाव देखने को मिला था। दूसरी तरफ ये जो फेडरल रिजर्व की ओर से चेतावनी आई है कि इन्फ्लेशन का डर है और उसके मद्देनजर फिर रेट्स जल्दी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। उससे ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा सा प्रेशर बनता दिखाई दिया और उसका एक आप कह सकते हैं भारतीय बाजारों पर भी असर आया है। तो डाउ फ्यूचर्स एक बार फटाफट मैं आपको चेक करके बता देती हूं कहां पर है। हम इस समय निफ्टी में 15,580 के आसपास है। डाउ फ्यूचर्स कल 200 पॉइंट टूटा था। डाउ फ्यूचर्स बहुत ही मामूली बढ़त दिखा रहा है। 20 पॉइंट की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। तो देखते हैं अब यहां से आगे स्थिति क्या बनती है और किस तरह की रिकवरी देखने को मिलती है या नहीं। वैसे अगर आप ध्यान दें तो बाकी यूरोपीय बाजारों में इतना सेल ऑफ नहीं है जितना हम में देखने को मिला। हमारे बाजार ज्यादा टूटे हैं। एशिया में भी हैंगसेंग ऊपर था, निक्केई में बहुत मामूली गिरावट देखने को मिली थी। तो आज भारतीय बाजार अकेला कमजोर पड़ रहा है। गबा साहब, हम अकेले हैं आज की इस बिकवाली में। बताइए, एक तो रुपये का भी फैक्टर है, क्योंकि रुपया डॉलर के मुकाबले बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। अब हम फिर से वो 75 की ट्रैजेक्टरी में जा रहे हैं, तो वो सेंटिमेंट को बिगाड़ रहा है। ये बताइए, इस समय अगर किसी का इंडेक्स में ट्रेड है तेजी की तरफ, क्या रखना चाहिए, कैरी करना चाहिए? और क्या आपको लगता है इस समय इंडेक्स में क्या कोई नई पोजीशन खड़ी की जा सकती है? गुड आफ्टरनून टू यू हर्षिता। अच्छा है कि हम अकेला है। अगर अकेला नहीं होते तो मतलब बाजार सभी का खराब हो जाता। लेकिन मुझे लगता है कि उम्मीद है एक अपूर्ण मिलना चाहिए। स्ट्रक्चरली देखा जाए तो वीक है, वो शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट्स आने थे, लेकिन आज के शॉर्ट्स भी जो है थोड़े कवर हुए, थोड़े कवर। नेक्स्ट वीक तो मैं कहूँगा एफएनओ एक्सपायरी है, तो पॉसिबल है कि शॉर्ट मेरे ख्याल से वोलेटाइल रहेगा, लेकिन ये रेंज बाउंड मार्केट रहेगा। इसमें वीकनेस तो है, स्लाइडवेज, स्लगिश, जो कि मैं कहता हूं हमेशा टाइम और प्राइस करेक्शन कभी कभी टाइम वाइज होता है, प्राइस वाइज होता है, कभी टाइम एंड वाइज प्राइस वाइज दोनों ही होता है। तो अब वो चल रहा है। लेकिन आज मुझे अगर खरीदना है निफ्टी,
खरीदूंगा अगर 11,600 के ऊपर क्लोज मिलता है तो खरीद के मंडे के लिए। अब तक अवॉइड करूंगा थोड़ा। गवा साहब स्टॉक्स? जी हाँ, स्टॉक्स मुझे दो अच्छे लगते हैं। फार्मा क्षेत्र से डिफेंसिव बेट है। सिप्ला मुझे अच्छा लगता है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बहुत अच्छा सपोर्ट लोअर लेवल्स पर है। ऑन द अपसाइड करीब टारगेट 975 के है, 980 भी पॉसिबल है, स्टॉप होगा 950 का सिप्ला में। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लगता है वो इसी क्षेत्र से, वो है डिवीज लैब। यहाँ पर भी तेजी है, करेक्शन 3-4-5 दिन का खत्म हुआ, फिर एक फ्रेश अप ठीक लग रहा है। टारगेट ऑन द अपसाइड करीब 4450 का है, मुझे लगता है वहां तक जाना चाहिए, शायद मंडे तक चला जाएगा, स्टॉप होगा 4300 का। तो डिवीज और सिप्ला दोनों में आपको डिवीज और सिप्ला। गाबा साहब मुझे लग रहा है आप खिलाड़ी नंबर 1 देख रहे हैं। क्रिस सुब्रमण्यम ने भी ठीक यही ट्रेड सुझाए थे तेजी की तरफ, उस पर बाद में आएंगे, लेकिन फटाफट आपको बता देते हैं कि इस समय कहां से प्रेशर बना है, मिड कैप्स के क्या हाल है। जो इंडेक्स 450 से 500 अंकों की कमजोरी दिखा रहा है, मेटल्स की सबसे ज्यादा धुलाई हो रही है। यहां पर आप गौर करिएगा, नवभारत वेंचर्स के नतीजा है 8% नीचे, खराब परफॉर्मेंस था सेल, टाटा मेटालिक्स, सब में बिकवाली है। बैंकिंग काउंटर, सरकारी बैंक खासतौर से कैनरा बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको, सब कमजोर है। कुछ और लूजर्स में नजारा टेक पर दरअसल सीएलएसए ने एक सेल कॉल दिया तो वो स्टॉक पिटा। एसबीआई कार्ड ब्लॉक डील के बाद 1000 के ऊपर आया लेकिन 4% नीचे। जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसे काउंटर्स में भी प्रेशर देखने को मिला है। दूसरी तरफ आप देखिएगा कुछ और काउंटर्स जहां पर तेजी है, सोमानी, खादिम, अदानी एंटरप्राइजेस में पुलबैक और क्रिसिल जैसे काउंटर्स में कुछ खरीदारी के सौदे बनते दिखाई दिए। लेकिन एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और वो है इन्फो एज। दरअसल इन्फो एज और एनटीपीसी दोनों के नतीजे आएंगे। अब मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इन्फो एज पर? ऑफ कोर्स आज सुबह में बता भी रहे थे, ये शायद अगला एंट्रेंट रह सकता है जब निफ्टी में एक रीजिक देखने को मिलेगा सितंबर के महीने में। लेकिन पहले नतीजों की बात कर लेते हैं। Q4 क्या लेकर आएगा? देखिए, इन्फो एज के केस में जो नंबर्स का अनुमान लगाया जा रहा है बाजार में, रेवेन्यू फ्रंट पे करीब 7.5% के आसपास की डिक्लाइन की बातचीत है। EBITDA 8% टूट सकता है वाई बेसिस पे, मार्जिन भी करीब फ्लैट रहेंगे और मुनाफे फ्रंट पर करीब 1% की गिरावट की बातचीत हो रही है। लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे ये नंबर थोड़े बेटर होंगे कि ओपन अप ट्रेड्स जो हैं उसका एक इम्पैक्ट कंपनी को नंबर्स में देखने को मिलेगा, और दूसरा आईटी के जो ट्रेंड्स हैं वो भी थोड़े से इंप्रूव हो तो उसका भी एक इम्पैक्ट रहेगा। सीक्वेंशियली मार्जिन इसीलिए इनके 25 से बढ़कर रफली 30% के आसपास आने का अनुमान लगाया जा रहा है। 99 एकर्स और नौकरी, इन दोनों की बिलिंग्स के अंदर करीब 4% की गिरावट की बातचीत वाई बेसिस पर है, लेकिन सीक्वेंशियली थोड़ा सा फ्लैटिश टोन पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन की वर्टिकल जो इनका है वो है जोमैटो। इस क्वार्टर के अंदर उसकी परफॉर्मेंस शायद सीक्वेंशियल बेसिस पे बहुत अच्छी आती हुई दिखाई पड़ेगी, तो उसके ऊपर बाजार नज़र रखेगा। और कुछ कमेंट्री जोमेटो की आईपीओ को लेकर, फंड को लेकर और बाकी डिटेल्स को लेकर इसके ऊपर बाजार कीली नज़र रखेगा। अच्छा, दूसरा आंकड़ा है एनटीपीसी का। एनटीपीसी केस में करीब 3% रेवेन्यू बढ़ने का अनुमान है, EBITDA करीब 10-10.5% बढ़ने का अनुमान है, मुनाफा फ्लैट रहेगा इस तिमाही में और मार्जिन भी करीब 1 से 1.5% के आसपास बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। सीक्वेंशियल बेसिस पे भी नंबर्स ठीक हैं, 14% के आसपास बढ़ने का अनुमान रेवेन्यू फ्रंट पर, मुनाफा 3% और ऑपरेटिंग मुनाफा करीब 10% सीक्वेंशियल बेसिस पे बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। एक अच्छा क्वार्टर इस तिमाही में रहेगा, और ये पिछली तिमाही में भी एनटीपीसी ने आउट परफॉर्मेंस दी थी, तो ये बात इस बार भी माना जा रहा है कि बाजार शायद थोड़ी बेहतर साइड पे ये नंबर आते हुए दिखाई पड़े। पावर डिमांड का एक अच्छा ट्रिगर इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा साथ साथ अच्छे वॉल्यूम, अच्छी रियलाइजेशन, ये और एक ट्रिगर के तौर पर रहेंगे जिसकी वजह से इनके मार्जिन थोड़े से बेटर होते हुए दिखाई पड़ेंगे। और साथ ही साथ जो इनका सोलर बिजनेस है वहां से शायद पिकअप होता हुआ दिखाई पड़े। तो एनटीपीसी के भी नंबर वाई सीक्वेंशियली बेहतर होंगे और इन्फो एज के नंबर सीक्वेंशियली बेहतर होंगे, वाई फ्लैट होंगे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इन्फो एज बेहतर परफॉर्म करेगा, क्योंकि आपने 2-3 दफा जोमेटो का जिक्र किया तो मेरी नजर गई बारबेक्यू नेशन पर। लिस्टेड एंटिटी, स्टॉक में बढ़िया तेजी आ चुकी है। गावा साहब फटाफट इस पर एक टेक चेक दीजिए। वीकेंड का मूड 908 के लेवल्स, हालांकि वीकेंड पर कर्फ्यू होता है तो लोगों को ऑर्डर करना पड़ेगा, बारबेक्यू नेशन विजिट नहीं कर सकते। स्टॉक में क्या करें? बारबेक्यू नेशन में क्या करें? बारबेक्यू नेशन में अच्छा लगता है मुझे। 800-850 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मुझे लगता है थोड़ा वक्त देना चाहिए बारबेक्यू नेशन को। 1000 का लोन मुझे नजर आता है, तो वहां तक तो जा सकता है बारबेक्यू नेशन। अब ट्रेड कर रहा है 910, 1000 मतलब 90 रुपीज फॉर में 10% आपको ले लेना चाहिए। तेजी दिख रही है, मोमेंटम है, अनलॉक का फायदा मिलेगा इस कंपनी को और स्टॉक पर भी 1000 के लेवल्स आएंगे। इस हफ्ते 10% चढ़ा है वैसे ये काउंटर। लेंगे एक ब्रेक का, आप बने रहिए सीएमबी से आवाज के साथ।
बाजार में ज्यादा रिकवरी है नहीं, मामूली बढ़त देखने को मिल रही है। 15,600 के आसपास टिकने की पूरी कोशिश निफ्टी दिखा रहा है, लेकिन मिड कैप्स में दबाव है। चलिए अब बात करते हैं एक एग्रो केमिकल कंपनी की। दरअसल इसका आईपीओ खुलने वाला है अगले हफ्ते, यानी कि 23 जून को। 23 से 25 जून इंडिया पेस्टिसाइड्स नाम की कंपनी का आईपीओ खुलेगा। प्राइस बैंड 290 से 296 रुपए प्रति शेयर है। इशू से 800 करोड़ रुपए कंपनी जुटाएगी। 700 करोड़ का ओएफएस है और 100 करोड़ का फ्रेश इशू। हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन आनंद स्वरूप अग्रवाल और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राहुल बागड़िया जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है, कांग्रेचुलेशंस। आप आईपीओ बस तैयार है आपका, मार्केट में अगले हफ्ते आएगा। राहुल, कंपनी के बारे में हमें डिटेल दीजिए, किस तरह की ग्रोथ आ सकती है आने वाले समय में, इसका अंदाजा बताइए। इंडिया पेस्टिसाइड्स एग्रोकेमिकल टेक्निकल्स बनाती है दुनिया भर की कंपनियों के लिए। हम 60 कंपनियों को एक्सपोर्ट करते हैं, 25 कंट्रियों को एक्सपोर्ट करते हैं और वी आर वन ऑफ द लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया राइट नाउ एज पर द एफएनएस रिपोर्ट। तो लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरर हैं आप। आनंद जी, एक्सपोर्ट का जिक्र राहुल कर रहे थे, किन किन एरियाज में आप एक्सपोर्ट करते हैं और उसका कितना फायदा बिजनेस को मिल रहा है? हाँ, मैं करीब करीब दुनिया के 40 से 50 देशों में एक्सपोर्ट करता हूँ। यूरोप के करीब करीब सब देशों में एक्सपोर्ट करता हूँ। अमेरिका करता हूँ, लैटिन अमेरिका करता हूँ, ईरान करता हूँ, टर्की करता हूँ। सब देशों में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और नंबर बढ़ता जा रहा है एवरीडे। ये जो इशू आप लेकर आ रहे हैं, इसका प्राइमरी इस्तेमाल एक्सपेंशन पर रहेगा, अगर मैं सही समझ रही हूँ। यूपी में आप एक्सपैंड करेंगे एग्रो केमिकल्स के लिए, लेकिन क्या एपीआई बिजनेस में भी उतरने का इरादा है? हाँ, एपीआई में भी हम बड़ा काम कर रहे हैं। हम लोग वर्क कर रहे हैं एपीआई में भी, और यूपी के अंदर भी हम दूसरा प्लांट नेगोशिएशन, यूपीएसआईडी से हमारे लैंड की नेगोशिएशन हो रही है और बहुत जल्दी ही हमारे को लैंड मिल जाएगी। और दोनों जितने प्लांट से बड़ा प्लांट हम लोग लगाने की सोच है। हमारा अभी तक 10% का टर्नओवर कम्स फ्रॉम एपीआई, सो वी हैव प्लान्स फॉर एपीआई आल्सो एंड इट्स इन अ फोकस एरिया फॉर द कंपनी रहेगी। अच्छा राहुल, ये बताइए, आप अब तक तो डेट फ्री हैं, ये जो इशू आप लेकर आ रहे हैं इसमें 700 करोड़ ओएफएस है, लेकिन जो 100 करोड़ फ्रेश इशू है, क्या वो प्राइमरीली वर्किंग कैपिटल के लिए होगा? हमारी कंपनी अभी पूरी तरीके से डेट फ्री है। हमारे पास 50 करोड़ रुपए का करीबन कैश रिजर्व है एज ऑफ मार्च 21। तो जो भी पैसा हम रेज कर रहे हैं, करीबन 100 करोड़ रुपया, वो वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट के लिए जाएगा। और जो केपेक्स प्लान्स है, वो कंपनी के इंटरनल कैश फ्लो इतना स्ट्रांग है कि उसी से फंड हो जाए। ओके, ऑल द बेस्ट आनंद जी एंड राहुल, आप दोनों को इस इशू के लिए 23 तारीख को ये इशू खुलेगा, ये आप ध्यान रखिए दर्शक। चलिए एक बार फिर बारबेक्यू नेशन को देख लेते हैं, क्योंकि स्टॉक में क्या स्पाइक देखने को मिला। गाबा साहब ने कहा लीजिए और फिर वो चढ़ा है काउंटर। 925 का हाईएस्ट ने अभी अभी दिखाया। अब देखिए 920 के आसपास कर रहा है ट्रेड। तो इस घंटे दरअसल यहाँ पर अच्छा अक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। एक और काउंटर दरअसल मेरी स्क्रीन पर आया था, जहां पर थोड़ा सा इंटरेस्ट अब बढ़ने लगा है। निचले लेवल से रिकवरी आ रही है। ये 1000 के ऊपर एसबीआई कार्ड में क्या कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एक बार फिर? आज तो 5% नीचे आया उस कार्लाइल की डील के बाद, लेकिन गाबा साहब बताइए 1005। वेल, सपोर्ट के इर्द गिर्द है 975 के करीब, जहां सपोर्ट जोन है, लेकिन उसके लिए ट्रेड करना चाहिए मेरे ख्याल से थोड़ा हायर जोन। 1000 के ऊपर पास हो, अभी 1000 के 5 ट्रेड कर रहा है 1005, लेकिन मुझे थोड़ा एक स्ट्रेंथ देखना पड़ेगा जस्ट बिकॉज सपोर्ट्स में, इसलिए सपोर्ट के आसपास फिर 2-4 दिन रह सकता है। इसको स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेट करना जरूरी है। स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए, तो इस समय आप हड़बड़ी ना करें, फटाफट उतरे नहीं इस पर्टिकुलर ट्रेड में। चलिए वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। मार्केट की चाल में वैसे ज्यादा सुधार नहीं है। हाँ, निफ्टी बैंक अब सिर्फ 400 अंकों की गिरावट पर ट्रेड कर रहा है और निफ्टी पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरह आज 15,600 पर जाकर हम मार्केट को बंद करें। खिलाड़ी नंबर 1, आज आखिरी दिन, तो अपडेट क्या है? तो एक नया ट्रेड मेरे ख्याल में आया है। प्रदीप खोचंदानी ने अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा है दिग्गज HUL। टारगेट ये दे रहे हैं 2568 का, स्टॉप लॉस 2328 पर लगाने की सलाह। याद रखिएगा आज HUL पर 3000 का टारगेट आया FII ब्रोकरेज की ओर से। विशाल क्रिस के पोर्टफोलियो में कोई बदलाव नहीं। यह है फिलहाल आपके लिए एक अपडेट। अब
ताजा रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर। 16% के रिटर्न्स पर क्रिस सुब्रमण्यम खड़े हैं, 5% के रिटर्न्स प्रदीप पोचंदानी के और 4% के रिटर्न्स हैं इस समय विशाल मेहता के। लग तो रहा है कि क्रिस ही बाजी मारेंगे आज के दिन। 3:30 बजे आपके लिए आखिर में वो अपडेट आएगा बाजार बंद होने के बाद खिलाड़ी नंबर 1 का। लेंगे एक ब्रेक के बाद फोकस रहेगा रॉयल ऑर्किड होटल्स के बिजनेस पर। कंपनी के एमडी देंगे साफ, कंपनी में बने रहिए CNBC आवाज पर।